नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एग्जाम ओरिजिनल्स के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं मेघना और आज है 6 जनवरी। अभी हम डिस्कस करने वाले आज के करंट अफेयर्स, उससे रिलेटेड थ्योरीज, प्लस जो भी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं कि आपके करंट अफेयर्स के सेक्शन में प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो डिस्कस करेंगे, और आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है, मेंस के पर्सपेक्टिव से कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीजें हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली न्यूज से। So, as centers Digi Yatra takes off, flyers may be unknowingly signing up for it. अब डिजी यात्रा सेंट्रल गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है। तो डिजी यात्रा सेंट्रल गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है जिसमें आप जब एयरपोर्ट पर जाएंगे तो आपको एक ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा। उस ऐप को जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे तो उस ऐप में आपको रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने से ये होगा कि आपको इलेक्ट्रॉनिक गेट में से पास करना पड़ेगा जहां पर एक कैमरा होगा, और कैमरा से आपको आपका बोर्डिंग पास स्कैन कर दिया जाएगा और आप साथ ही साथ आपके फेस को भी स्कैन किया जाएगा। तो ये चीज जो है वो वॉलंटरी है, मींस आपको आपकी इच्छा, मींस आपकी कॉन्सेंट ली जाएगी इस इनिशिएटिव के तौर पर। लेकिन ये जो कॉन्सेंट वाली चीज है ना, वो इतनी छोटी होती है स्क्रीन पर कि आपको यस और नो दिखता नहीं है कि हाँ आप इसको अलाउ करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। तो इसी चीज पर इश्यू उठाया गया है कि ये चीज क्या आपको अपनी पर्सनल डिटेल देना है, आप बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन दे रहे हैं अपना, तो ये किस चीज के अंदर आता है? राइट टू प्राइवेसी। आपकी प्राइवेसी का हनन हो रहा है ना, तो आपके पास राइट टू प्राइवेसी है अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 21 क्या बोलता है? राइट टू लाइफ ऑफ पर्सनल लिबर्टी के बारे में बात करता है, जिसके अंदर एक पार्ट आता है राइट टू प्राइवेसी। तो उस चीज का हनन हो रहा है। अब हमें पता होना चाहिए कि जो डिजी यात्रा है, डिजी यात्रा एक्चुअली में है क्या? तो डिजी यात्रा एक बायोमेट्रिक बोर्डिंग सिस्टम है जो फेशियल बायोमेट्रिक्स वेरिफिकेशन टेक्नोलॉजी पर काम करता है। अब ये जो है इनिशिएटिव वो किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन या फिर नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अंदर आता है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है सीमलेस और पेपरलेस ट्रैवल एक्सपीरियंस करना एयर पैसेंजर्स को। ठीक है, ये लॉन्च कब हुआ था? तो ये लॉन्च इंपॉर्टेंट है कि ये लॉन्च हुआ था आपका 1 दिसंबर 2022 को। तो ऐसी स्कीम्स में आपको उनका उस स्कीम का उद्देश्य कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है और वो लॉन्च कब हुआ था, ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब आती है हमारी नेक्स्ट न्यूज। तो नेक्स्ट न्यूज है नेवी थ्वाट्स हाईजैकिंग अटेम्प्ट इन अरेबियन सी। अब जो आपका अरेबियन सी है या फिर आपका रेड सी वाला एरिया है, पिछले कुछ दिनों से यहाँ पे बहुत सारे सिक्योरिटी इश्यूज चल रहे हैं। थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं इसका कि जो यमन है उसमें एक हाउती या फिर हूती करके एक रेबल ग्रुप है जो कि एक पॉलिटिकल और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पर जो हमारा इजराइल और हमास का वॉर चल रहा है उसमें ये हूती ग्रुप जो है वो किसको सपोर्ट कर रहा है? वो सपोर्ट कर रहा है हमास को, इसलिए इस रीजन पे कुछ अटैक्स कर रहा है ये कंटिन्यूअसली पिछले कुछ दिनों से। तो यहाँ पर आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? यहाँ की लोकेशंस इंपॉर्टेंट है कि जो अरेबियन सी वाला रीजन है या फिर आपका रेड सी वाला रीजन है उसमें कौन सी चीजें हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो अरेबियन सी पर आ जाता है आपका गल्फ ऑफ खंबात वाला रीजन। ये गल्फ ऑफ खंबात कहाँ पे पड़ता है? आपके गुजरात के साइड पे पड़ता है। यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट लोकेशन है आपका गल्फ ऑफ कच्छ। ठीक है, ये हो गया यमन, यहाँ पर हो गया ओमन, और ये हो गया आपका गल्फ ऑफ ओमन। तो ये जो आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज है ना, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन है आपके लिए कि यहाँ पे आएगा आपका पर्शियन गल्फ, और पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमन के बीच में जो स्ट्रेट पड़ता है इस स्ट्रेट का नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज। ठीक है, बाकी यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पे लक्षद्वीप आइलैंड हो गया जो इंडिया का पार्ट है, लेकेडीव सी हो गया। तो ये सारे लोकेशंस आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज का लोकेशन। फिर आते हैं हमारे रेड सी के लोकेशन पर। तो जो आपका रेड सी या फिर लाल सागर है, इसको कौन कौन सी कंट्रीज बॉर्डर कर रही हैं? तो जो रेड सी की सीमावर्ती देश हैं वो कितने देश हैं? 6 देश हैं जो कि आपके लाल सागर को घेरते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से देश हैं? पहला देश है आपका इजिप्ट या मिस्र बोलते हैं इसको। फिर आ जाता है आपका सूडान। सूडान के बाद आता है आपका इरिटिया। इरिटिया के बाद आता है जिबूती। जिबूती के साथ ही आपका सऊदी अरेबिया, और यहाँ पर है आपका यमन। तो ये सारे देश हो गए, जैसे ये पूरा आपका इजिप्ट है, सूडान, इरिटिया, जिबूती, यमन और सऊदी अरेबिया। ये 6 देश हैं जो कि लाल सागर के सीमावर्ती देश कहलाए जाते हैं। अब यहाँ पर जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है गल्फ ऑफ अकाबा। ये जो गल्फ ऑफ अकाबा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन है ना। ये हो गया आपका स्विस कैनाल, यहाँ पे पड़ता है आपका इसके बीच में, यहाँ पर गल्फ ऑफ अकाबा हो गया। फिर
ये 2 स्टेट और इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो स्टेट है रीजन, सेकेंड, यहाँ पे ये जो रीजन है इसे बोलते हैं बाबले मंडप स्ट्रेट। ये बाबले मंडप इंपॉर्टेंट है और गल्फ ऑफ एडन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो गल्फ ऑफ अकाबा यहाँ पर है, फिर आ जाता है आपका बाबले मंडप स्ट्रेट और गल्फ ऑफ एडन। तो जब हम रेड सी से निकल के कहाँ पर जाते हैं, इंडियन ओशियन वाले रीजन, मतलब यहाँ पर एंटर करेंगे, इंडियन ओशियन वाले रीजन पर एंटर करेंगे, तो यहाँ पे जो रीजन आता है वो कौन सा स्टेट है, बाबले मंडप स्टेट है, जो कि इन दो रेड सी को और गल्फ ऑफ एडन को कनेक्ट करता है। ठीक है, ये हो गया आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ से। अब देखिए यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ये गाजा स्ट्रिप पर अभी वॉर चल रहा था, इजराइल और हमास का वॉर चल रहा है, तो यहाँ से इस बार 2023 में एक क्वेश्चन पूछा गया कि जो गाजा स्ट्रिप है इसके सबसे करीब में कौन सा सी आता है ना। तो उसमें आपका कि मेडिटेरेनियन सी है, रेड सी है, ब्लैक सी और कैस्पियन सी है। ये चीजें आपको कमेंट बॉक्स पर आंसर देकर बतानी है कि इसका आंसर क्या होगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट न्यूज है कि जो हमारे यूनियन मिनिस्टर है फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, जिनका नाम है नितिन गडकरी, उन्होंने बोला है कि एक ग्रीनफील्ड कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे कहां पर, केरला में। तो केरला पे ग्रीनफील्ड कॉरिडोर्स बनाने की अनाउंसमेंट उन्होंने की है। अब दो वर्ड्स होते हैं, एक होते हैं ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स और दूसरे होते हैं आपके ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स। तो ग्रीनफील्ड मीन्स जहां पर एकदम नया काम करना है, अभी तक वहां पे कुछ भी चीजें नहीं हुई हैं और एक नई शुरुआत करके एक नया प्रोजेक्ट बनाना है। लेकिन ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं, जहां पर ऑलरेडी कुछ चीजें बनी हुई हैं लेकिन उस चीज को मॉडिफाई करना है या फिर उसमें कुछ इंप्रूवमेंट्स करने हैं। तो ये हो गया आपके ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड। तो अभी केरला में ग्रीनफील्ड कॉरिडोर बनाने की बात कही है और वो किस स्कीम के अंदर की गई है, ये की गई है भारत परियोजना स्कीम के अंदर, जिसे हम भारत माला परियोजना भी कहते हैं। कि अब स्कीम को समझते हैं कि ये स्कीम एक्चुअली में है क्या। तो भारत माला परियोजना एक सेंट्रली फंडेड हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट या फिर राजमार्ग विकास परियोजना है। अब आपके दो तरीके के स्कीम्स आते हैं, तो ये होता है आपका सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स होती हैं और दूसरी होती है आपकी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। ओके, तो यहाँ पे आपका एक स्कीम है सेंट्रल सेक्टर स्कीम और दूसरा स्कीम है आपका सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, या फिर हम इसे बोलते हैं केंद्रीय क्षेत्र योजना। सेंट्रल सेक्टर स्कीम को पूरी तरीके से कौन इंप्लीमेंट कर रहा है, और जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है इस पे जो इम्प्लीमेंटेशन है उसका काम देखा जाता है स्टेट गवर्नमेंट या राज्य सरकार के द्वारा, और उसके बाद जो फंडिंग आती है ज्यादातर बड़ी फंडिंग कौन देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट खुद देती है। अब इसके अलग अलग रेशियो हो सकते हैं, 60-40 की 60% सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है और 40% राज्य सरकार को देना पड़ रहा है, या फिर कुछ एरियाज में जो हिली रीजन होते हैं वहां पे 90-10 का रेशियो है कि 90% कौन देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 10% कहां से आएगा, राज्य सरकार की तरफ से। तो यहाँ पे मेनली इम्प्लीमेंटेशन करना है स्टेट गवर्नमेंट को और जो फंडिंग आएगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आएगी। तो इसलिए जो आपका भारत माला परियोजना है वो भी एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ना, और किससे जुड़ी हुई है, राजमार्ग विकास से जुड़ी हुई स्कीम है ये चाहती है, इसका उद्देश्य है कि माल और यात्रियों की आवाजाही में सुधार करना या फिर इंप्रूव द मूवमेंट ऑफ फ्रीट एंड पैसेंजर्स। इसका लॉन्च इंपॉर्टेंट है कि लॉन्च हुआ था 31 जुलाई 2015 को, और इसकी नोडल मिनिस्ट्री या फिर नोडल मंत्रालय कौन सा है, तो इसमें आ जाता है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय जो है वो इसका रोड क्या बोलते हैं नोडल मिनिस्ट्री है। अब इससे जो आपकी स्कीम्स हैं उससे जुड़े हुए क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं। जैसे 2022 में एक क्वेश्चन आया था प्रीलिम्स में कि जो आपका सौभाग्य स्कीम है, सौभाग्य स्कीम क्या थी, सहज हर घर बिजली योजना। तो ये जो सहज हर घर बिजली योजना है इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो भी बीपीएल से नीचे लोग आते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन में जो लोग आते हैं गरीबी रेखा के नीचे, उनको फ्री मीटर कनेक्शन देने हैं। जो आपके इलेक्ट्रिसिटी वाले मीटर्स होते हैं तो फ्री इलेक्ट्रिसिटी मीटर्स देने की बात इसमें कही गई, और ये स्कीम था 2017 की स्कीम है, लेकिन इस पे क्वेश्चन आया 2022 पे। तो अब जो पिछली स्कीम्स पड़ी हैं चाहे वो 2022 में आई है या फिर आपकी 2015 की स्कीम्स आई हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये जो सौभाग्य स्कीम है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन सी मिनिस्ट्री से रिलेटेड है ना, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, डिफेंस या फिर लॉ एंड जस्टिस, किस मिनिस्ट्री से रिलेटेड है ये स्कीम। नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं कि कैबिनेट ने नोट दिया है किसको, पृथ्वी प्रोग्राम को। तो अब वो क्या चालू करने वाला है, पृथ्वी प्रोग्राम स्टार्ट करेगा, जो कि किस लिए, अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए। ठीक, ये किस लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जो पृथ्वी प्रोग्राम है ये सबस्यूम करने वाला है 5
5 स्कीम्स को जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस की है, या फिर हम बोलते हैं पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की जो 5 स्कीम्स हैं, ये इसको सबस्यूम करने वाला है। ठीक, तो ये जो प्रोग्राम है पृथ्वी प्रोग्राम, वो किस लिए इंपॉर्टेंट है कि जो एटमॉस्फेयर की ऑब्जर्वेशन है इनको इंक्रीज कर देगा। तो इट विल हेल्प टू इंक्रीज द ऑब्जर्वेशंस ऑफ एटमॉस्फेयर, जो ओशियंस हैं, जियोस्फीयर, क्रायोस्फीयर, या फिर जो भी हमारे प्लैनेट या ग्रह में चेंजेस हो रहे हैं उनको देखने में मदद करेगा, उनको अच्छे से समझने में मदद करेगा ये जो इनिशिएटिव है। प्लस जो वेदर्स हैं उनको प्रिडिक्ट कर सकता है कि वेदर प्रिडिक्शन भी करेगा अच्छे से। वेदर प्रिडिक्शन के साथ और कौन सी चीजें करेगा ये, क्लाइमेट चेंज, जो कि काफी बड़ा इश्यू है क्लाइमेट चेंज, उस सबको भी अच्छे से, कौन से क्लाइमेट हैजार्ड्स, उन सारी चीजों का ये प्रिडिक्शन करेगा। तो आप इसको मेंस के लिए भी यूज कर सकते हैं। मेंस में जैसे एनवायरमेंट में आपके क्लाइमेट से रिलेटेड चीजें आ रही है, या फिर ज्योग्राफी में आ रहा है, डिजास्टर से रिलेटेड चीजें आ रही हैं, कि आप गवर्नमेंट का इनिशिएटिव इस प्रोग्राम के थ्रू लिया गया है। इसके अंदर एक बहुत ही मेजर कंपोनेंट है जो आपके प्रीलिम्स के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, कि एक मेजर कंपोनेंट है कि मिनिस्ट्री का एक डीप ओशियन मिशन भी चल रहा है। अब ये जो डीप ओशियन मिशन है वो पहले ही लॉन्च कर दिया गया था। इसमें क्या है कि इसमें एक मैन्ड सबमर्सिबल व्हीकल जो है ना, वो 6000 मीटर्स नीचे जाएगा, समुद्र के इतने नीचे जाएगा, और वहां पे ये डीप सी एक्सप्लोरेशन करेगा। ठीक है, डीप सी एक्सप्लोरेशन करेगा और ऐसी टेक्नोलॉजीज बनाएगा ये मिशन, ऐसी टेक्नोलॉजीज एंड कैपेबिलिटीज को डेवलप करना इसका ऑब्जेक्टिव है, कि जो डीप सी एक्सप्लोरेशन कर पाए। और इस मिशन को और क्या कहा जाता है, इसको समुद्रयान मिशन भी कहा जाता है। तो या तो आपने ये नाम सुना होगा कि डीप ओशन मिशन है, या फिर आपने इसका दूसरा नाम सुना होगा, दैट इज समुद्रयान मिशन, है ना। तो ये जो मिशन है ये भी स्कीम पृथ्वी प्रोग्राम के अंदर ही सबस्यूम होने वाला है। ये इंपॉर्टेंट था आपके लिए। फिर मूव करते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज पर, जो है इसरो से रिलेटेड। तो जो आपका इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसने एक नई चीज टेस्ट की है। वो जो चीज है वो क्या है वो जानते हैं। तो इसने एक 100 वॉट क्लास पॉलीमर इलेक्ट्रोलिटिक मेम्ब्रेन फ्यूल सेल बेस्ड पावर सिस्टम टेस्ट किया है। वो कहाँ पर टेस्ट किया है, अभी 1 जनवरी को ही एक एक्सपोसेट सैटेलाइट जो है वो लॉन्च की गई। ठीक है, एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसेट मिशन लॉन्च किया गया। उस मिशन में ही एक ऑर्बिटल प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है पोएम 3। ठीक, इस पोएम 3 का फुल फॉर्म क्या है, PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल। तो उस मॉड्यूल के अंदर ही उस ऑर्बिटल प्लेटफॉर्म या पोएम 3 जो ऑर्बिटल प्लेटफॉर्म है उसमें ही एक नया फ्यूल सेल टेस्ट किया गया है। अब ये जो टेस्ट है फ्यूल सेल क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया का टारगेट है कि वो अमृतकाल सेलिब्रेट करने से पहले, हम अमृतकाल सेलिब्रेट करने वाले हैं 2047 में, जब 100 इयर्स होंगे हमारे इंडिपेंडेंस के, तो हम इसमें अमृतकाल सेलिब्रेट करेंगे। तो इंडिया का टारगेट है कि 2035 मतलब 2035 तक हमें अपना खुद का स्पेस स्टेशन लॉन्च करना है। ठीक है, तो ये जो FCPS पेलोड सिस्टम है, फ्यूल सेल वाला सिस्टम है, वो उसके पास इतने पोटेंशियल है कि वो इस स्पेस स्टेशन, आने वाले स्पेस स्टेशन में मदद करेगा। ठीक है, हमारा जो टारगेट है स्पेस स्टेशन बनाने का, उसमें ये मदद करेगा और फ्यूचर मिशंस में काम आएगा। तो आपके लिए प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि इसरो ने एक रिसेंटली PSLV 658 व्हीकल से एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट लॉन्च किया, एक्सपोसेट मिशन, जिसके अंदर एक ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल है जो है पोएम 3। ठीक है, और उसके अंदर ही ये चीज टेस्ट की गई है, आपका नया जो फ्यूल सेल है। फिर नेक्स्ट आते हैं हमारी अगली न्यूज पर, जो कि है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बारे में। तो ये आपके मेंस में हेल्थ वाले टॉपिक के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो है एक बहुत ही बड़ा हेल्थ इश्यू बन चुका है अब, जो कि क्या चीज देखेगा कि जो भी आपके मेडिसिन पे एडवांसेस हो रहे हैं उन चीजों को क्या करेगा, नीचे गिराएगा। ठीक है, वो समझते हैं कि कैसे। हमेशा बोला जाता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कि आप पहले ही उस डिसीज को प्रिवेंट कर लें जो आपको होने वाली है। ठीक है, लेकिन वो सीन जब ऐसा हो जाए कि जो आप दवाइयां ले रहे हैं या फिर मेडिसिन ले रहे हैं वो आपकी रिकवरी की जगह आपको नुकसान पहुंचाने लगे और आपकी रिकवरी के लिए वो चीज काउंटर प्रोडक्टिव हो जाए, तो ऐसा ही होता है जब आप बहुत ज्यादा यूज करते हैं, एक्सटेंडेड यूज करते हैं एंटीबायोटिक्स का, तब जो चीज होती है वो होता है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। इसकी वजह से जो चीज कॉज होती है उस चीज को कहा जाता है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस या फिर AMR, जो कि काफी घातक साबित हो सकता है आप सभी के लिए जो लोग बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक्स का यूज कर रहे हैं। तो अभी एक रिसेंटली एक चीज आई
फर्स्ट मल्टीसेंट्रिक पॉइंट प्रिवेलेंस सर्वे ऑफ एंटीबायोटिक यूज एट 20 NAC नेट साइट्स इंडिया 2021 to 22, जो कि किसने कंडक्ट करवाया था? नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल, जो कि हेल्थ मिनिस्ट्री के अंदर आता है। अब इसने इस सर्वे के थ्रू एक स्टैटिस्टिक्स जारी किया है। उस स्टैटिस्टिक्स को समझते हैं कि ये बोलता है कि इंडिया में 70% ऐसे पेशेंट्स हैं जो कि टर्शरी केयर ले रहे हैं, है ना। ये सबसे मतलब एक क्रिटिकल टाइप का केयर होता है। पहले आता है आपका प्राइमरी केयर, फिर आता है आपका सेकेंडरी केयर और उसके बाद आता है आपका टर्शरी केयर। तो जो इंडिया में 70% पॉपुलेशन पेशेंट्स हैं वो टर्शरी केयर के अंडर में है और उनको एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब किया जाता है। अब इसमें से 50% ऐसे लोग हैं जिनको ऐसे एंटीबायोटिक्स दिए जा रहे हैं जिसकी वजह से उन्हें एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस हो सकता है, ठीक। लेकिन इसका भी पार्ट है कि अब ये 50% आपका पूरा 100% एज्यूम कर लेते हैं। इसमें से जो 55% लोग हैं, 55% लोग हैं उनको एंटीबायोटिक्स एज अ प्रिवेंशन ही प्रिस्क्राइब किया जाता है कि आपको ये चीज होने वाली है, लेकिन आप पहले से प्रिवेंशन रख के ये सारी दवाइयां खा लीजिए। फिर आता है उसके बाद से जो 45% लोग हैं, 55% तो ये होगा जिनको एज अ प्रिवेंशन ही वो दवाई दे दी जा रही है, लेकिन जो रेस्ट 45% है उनको एक्चुअली में ट्रीट करने के लिए दिया जा रहा है इन्फेक्शंस, कि इससे आपके इन्फेक्शंस ठीक हो जाएंगे। लेकिन इस 45% में से सिर्फ 6% ही ऐसे लोग हैं जिनको जो बैक्टीरिया है वो आइडेंटिफाई करने के बाद ही वो प्रॉपर दवाई दी जा रही है। तो कितना कम परसेंटेज है कि आपके पास 70% ऐसे लोग थे जो टर्शरी केयर का ट्रीटमेंट दे रहे हैं, उसमें से 50% को ऐसी दवाइयां दी जा रही है जिसकी वजह से उन्हें एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस होगा या हो सकता है। अब ये 50% को हम ट्रीट करते हैं कि 100% है, उसमें से 55% लोग ऐसे हैं जिनको ये प्रिवेंशन के लिए दिया जा रहा है, जबकि 45% को ही एक्चुअली दिया जा रहा है कि वो किसी इन्फेक्शन को ट्रीट कर सकते हैं। 45% में से भी 6% ही ऐसे हैं जिनका बैक्टीरिया आइडेंटिफाई कर दिया गया है और फिर उनको दवाइयां दी जा रही है। तो ये सबसे सेफर साइड है 6%, ठीक है। AMR एक ऐसी फेज होती है जब पैथोजेंस इतने ज्यादा इवॉल्व हो जाएं कि अपने आप को सक्षम बना ले कि वो किसी भी ड्रग्स को फाइट कर सकते हैं और उसमें रिस्पॉन्ड करना बंद कर देते हैं। आपने कोई ड्रग्स खाई है, मेडिसिन खाई है, अब वो इतना ज्यादा इवॉल्व हो गया वो पैथोजन की उस पर इस ड्रग का कोई असर नहीं पड़ रहा है। जैसे कोविड के टाइम पर अभी भी कोई न्यू वेरिएंट आता है तो देखा जाता है कि जो आपको वैक्सीन दी गई हैं वो आपको प्रिवेंट कर सकती हैं उस कोविड वेरिएंट से कि नहीं, क्योंकि वेरिएंट्स जो हैं वो इवॉल्व होते जा रहे हैं। तो यही चेक किया जाता है ना कि आप पर्टिकुलर वैक्सीन जो आपको दी गई है वो उस पर कारगर साबित होगी कि नहीं होगी। तो यहाँ पर भी सेम चीज यही होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक डेटा निकाला। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बोला कि जो साल भर में जितनी भी डेथ्स हो रही हैं, जैसे 2019 का डेटा था कि AMR की वजह से 1.27 मिलियन ग्लोबल डेथ्स अकर हुई हैं, जिसमें से आप देखेंगे और टोटल AMR ने अभी तक 4.95 मिलियन डेथ्स हो चुकी हैं इस एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की वजह से। तो अब क्या चीज करनी चाहिए कि इसके प्रिवेंशन के लिए आप इनिशिएटिव्स क्या क्या लेंगे, क्योंकि मेंस में भी आपको ऐसे ही आंसर्स लिखने होते हैं कि अगर कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम को हमने समझ लिया, अब पहले आपने बताया कि एक्चुअली में AMR है क्या, अब फैक्टर्स क्या है कि किसके वजह से AMR कॉज हो रहा है, फिर गवर्नमेंट को कौन से इनिशिएटिव्स लेने चाहिए या बाकी लोगों को क्या इनिशिएटिव लेने चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले रेशनल प्रिस्क्रिप्शन लेना होगा एंटीबायोटिक्स का। ज्यादा यूज नहीं करना है ऐसी ड्रग्स का पहले से, कि जब आपको पता भी नहीं कि प्रॉपर डिसीज क्या है। डॉक्टर्स क्या करते हैं आजकल कि दवाइयां दे दी हैं, ये वाली खा लो, उसके बाद से देखेंगे अगर ठीक नहीं होगा तो हम आपका डोज चेंज करेंगे, आपको दूसरी दवाइयां देकर देखेंगे। तो इसी चीजों से तो डेवलप होता है। या फिर तो यहाँ पे क्या करना है, एंटीबायोटिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो क्राइसिस चल रहे हैं उसमें ज्यादातर पैसा आपको रिसर्च और डेवलपमेंट में यूज करना चाहिए। गवर्नमेंट को, डॉक्टर्स को और गवर्नमेंट को दोनों को ड्रग्स का यूज रेगुलेट करना चाहिए। प्लस जो पेशेंट्स हैं उनकी भी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जैसे ही उनको पेन हो तो वो थोड़ा धैर्य रखें और डायरेक्टली कोई प्रोसेस शुरू ना कर दें या कोई ट्रीटमेंट शुरू ना कर दें। कोई भी दवाइयां खाने लग जाते हैं तो इमीडिएट रिलीफ चाहिए उनको एलिमेंट्स पे, लेकिन आपको थोड़ा सा पेशेंस रखकर ही काम करना होगा। तो एक तो आपको एंटीबायोटिक्स का रेशनल प्रिस्क्रिप्शन देखना है, फिर आपको प्रमोट करना है कि जो भी यूज किया जा रहा है इन सारी चीजों का वो प्रमोट करना है कि वो कम किया जाए। एंटीबायोटिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ध्यान देना है। गवर्नमेंट को भी देखना है कि कौन से इनिशिएटिव्स लेने चाहिए। प्लस पेशेंट्स को खुद देखना है कि वो क्या चीजें ले सकते हैं, क्या चीजें नहीं ले सकते हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज है कि दिसंबर में 200 हार्ट अटैक्स हुए भोपाल पर
और इनमें से जो 41% थे वो हमारे यूथ को ही हो रहे हैं, जो किस में आते हैं, 21 से 40 साल की एज पे आते हैं। तो जो 21 से 40 इयर्स की एज में है उनमें ही ज्यादा हार्ट अटैक्स देखने को मिल रहे हैं। और इसका रीजन एक्सपर्ट्स ने क्या बताया, इसका रीजन बताया है कि विटामिन की कमी हो सकती है। ठीक है, वजह क्या बताई है, विटामिन की कमी। तो इसके कुछ दिनों पहले ही ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ने एक कमिटी फॉर्म की थी कि जो इंक्रीजिंग हार्ट अटैक्स है इंडिया में उसके पीछे रीजन क्या है। तो अभी कुछ दिन पहले उसका रिपोर्ट आया था, उसने यही बोला कि जो आपके आजकल के लोगों के लाइफस्टाइल हैं, उनके सोने की हैबिट्स है, रात तक जाग के काम करना है, या फिर उनका जो बिजी शेड्यूल है, इसके वजह से क्या होता है, उनकी जितनी भी हैबिट्स है वो सारी चेंज हो जाती हैं, लाइफस्टाइल उनका डिस्टर्ब हो रहा है। तो यही रीजन है। और फिर उन्होंने प्रेस्क्राइब किया था कि जो भी ऐसे लोग हैं जो कोविड से सफर कर चुके हैं उनको अगले 2 साल तक कुछ हैवी वर्कआउट्स नहीं करने हैं। ये सारी चीजें सजेस्ट की, मीन्स और भी फीचर्स थे इसके कि क्या क्या चीजें हैं उसके सजेशंस में, तो वो था। अब यहाँ पे ये जो आया है नया एक्सपर्ट्स के द्वारा जो रिसर्च किया गया उसमें ये बोला है कि युवाओं में होमोसिस्टीन, ठीक, होमोसिस्टीन क्या है, एक तरीके अमीनो एसिड है। होमोसिस्टीन क्या है, एक तरीके के अमीनो एसिड है जो आपके ब्लड में कुछ विटामिन को क्या करने लगता है, कम करने लगता है। तो जैसे विटामिन, आपका विटामिन बी है, विटामिन B6 है, विटामिन B12 है, विटामिन डी है, फोलिक एसिड्स है, इनको क्या करने लगेगा, डिक्रीज करने लगेगा। तो ये जैसे ही आपके बॉडी में या आपके बॉडी में विटामिन कम होते हैं तो होमोसिस्टीन का जो मात्रा है वो बढ़ने लगती है। ठीक, और अगर नॉर्मल से, मतलब ये होना चाहिए नॉर्मली 1 to 15 माइक्रोमोल प्रति लीटर के हिसाब से होनी चाहिए, लेकिन अगर ये 50 के ऊपर चली गई तो बहुत ही ज्यादा क्या हो जाएगा, खतरनाक होता है, और इसके वजह से ही हार्ट अटैक्स आते हैं। ठीक है, तो होमोसिस्टीन कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ये क्या करता है, काम करता है एक्चुअली में, ये आपके खून में थक्के, मतलब ब्लड क्लॉटिंग कर देता है, आपके ब्लड को क्लॉट कर देता है। ठीक, जैसे आपके जो कैपिलरी मतलब ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स में लेयर्स होती हैं, तो ये जो सबसे अंदर वाला लेयर होता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, एंडोथेलियम बोलते हैं। ठीक है, एंडोथेलियम कहेंगे। अब ये एंडोथेलियम वाली लेयर के बाहर जो होता है इसको बोलते हैं हम, आप इसको बोलते हैं मीडिया। ठीक है, तो एंडोथेलियम को वस्कुलर रिजर्व भी कहा जाता है, और जैसे ही आपकी कैपिलरीज या ब्लड में कोई भी चीज होती है जो उसको डिस्ट्रॉय करने वाली है, उससे ये प्रोटेक्ट करके रखता है। लेकिन ये जो मीडिया वाली लेयर है ना, ये काफी मोटी हो जाए या फिर बहुत ही कड़क होने लगे तो इसमें क्या होता है, अंदर की जो ये कैपिलरीज हैं, आपके ब्लड वेसल्स हैं, वहां पर ब्लड क्या होता है, जमने लगता है, और ब्लड का फ्लो क्या होगा, प्रॉपर नहीं हो पाएगा, और इससे क्या होता है, ब्लॉकेज की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए स्ट्रोक्स का खतरा जो है बढ़ रहा है। तो जनवरी से दिसंबर तक प्रदेश में 44,000 और 256 भोपाल में ही पाए गए हैं हार्ट अटैक्स, इतने सारे, जो चेस्ट पेन सहित अन्य कार्डिक संबंधी केस भी ओरिजिनेट करते हैं इसके वजह से, इन सब का भी इमर्जेंस हो रहा है। तो आज की इंपॉर्टेंट चीजें हमने सारी डिस्कस कर ली, हमने क्वेश्चंस भी देखे। आपको क्वेश्चंस के जो आंसर है कमेंट बॉक्स में बताने हैं। तो थैंक यू गाइस।